हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन ICT 10 गाइडलाइंस पार्ट 2। फ्रेंड्स, पार्ट 1 में हम लोगों ने ICT 10 CM बुक को ओवरलुक किया था, जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट पेज से लेकर लास्ट पेज तक कौन कौन से टॉपिक कैसे कैसे डिवाइड हुए वो हम लोगों ने पार्ट 1 में देखा था। पार्ट 1 में हम लोगों ने ICT 10 CM गाइडलाइन स्टार्ट की थी, जिसमें कन्वेक्शंस फॉर द ICT 10 CM ये पॉइंट कवर किया था। उसमें हम लोगों ने अल्फ़ाबेटिक इंडेक्स, टैबुलर लिस्ट, कोड का स्ट्रक्चर, सेवंथ कैरेक्टर क्या है, प्लेस होल्डर कैरेक्टर क्या है, एब्रीवेशंस क्या है, पंक्चुएशंस क्या है, एक्सक्लूड इंक्लूड क्या है, सी एल्सो का मीनिंग क्या है, सी का मीनिंग क्या है, कोड एल्सो का मीनिंग क्या है, डिफ़ॉल्ट का मीनिंग क्या है, ये सभी बेसिक कंसेप्ट हम लोगों ने पार्ट 1 में देखे हैं। अभी हम लोग पार्ट 2 में स्टार्ट करने जा रहे हैं जनरल कोडिंग गाइडलाइंस। जनरल कोडिंग गाइडलाइंस में ये सभी आपके स्क्रीन पे पॉइंट्स दिख रहे हैं, ये सभी पॉइंट्स हम लोग कवर करेंगे। पॉइंट नंबर 1, लोकेटिंग अ कोड इन द ICT 10 CM। ऑलरेडी हम लोगों ने मेडिकल रिकॉर्ड क्या होता है, उसके अंदर कौन कौन से पॉइंट आते हैं, ये हम लोगों ने पार्ट 1 में देखा था। और जो भी कंडीशंस रहेगी, जो भी डायग्नोसिस रहेगा, उसको ICT बुक में कैसे फाइंड करना है, ये भी हम लोगों ने पार्ट 1 में सिस्टमेटिक देखा है। अभी इस वीडियो में हम लोगों को उसके बारे में ही पढ़ना है, लेकिन कुछ जनरल कोडिंग गाइडलाइंस के साथ हम लोगों को आगे बढ़ना है। सपोज कोई पेशेंट फिजिशियन के क्लिनिक जा रहा है कुछ सिम्टम्स लेके, फॉर एग्जांपल कफ, वो हो गया रीज़न फॉर इनकाउंटर, कफ हो गया चीफ कंप्लेंट और रीज़न फॉर इनकाउंटर। अभी फिजिशियन उस पेशेंट को देखेगा, इवेल्युएट करेगा, उसके बाद वो मेडिकल रिकॉर्ड में जो डायग्नोसिस और फाइनल असेसमेंट रहेगा उसमें लिखेगा कि उस बंदे को हुआ क्या है। अभी सपोज उस बंदे को निमोनिया था, अभी निमोनिया के साथ उसको लंग एब्सेस भी हुआ है, तो पूरा कंडीशन, पूरा फाइनल असेसमेंट या फाइनल डायग्नोसिस रहेगा निमोनिया विथ लंग एब्सेस। अभी ये निमोनिया विथ लंग एब्सेस को हम लोगों को ICD 10 CM बुक में देखना है, यानी इस कंडीशन को हम लोगों को अल्फान्यूमेरिक कोड में कन्वर्ट करना है। अभी निमोनिया विथ लंग एब्सेस में मेन टर्म क्या है? मेन टर्म है निमोनिया। अभी निमोनिया को हम लोगों को ICD बुक में देखना है, तो हम लोगों को P सीरीज में जाना पड़ेगा। अल्फ़ाबेटिक इंडेक्स में P सीरीज में जाना पड़ेगा। P सीरीज में जाने के बाद निमोनिया के नीचे विथ रहेगा और विथ के नीचे लंग एब्सेस रहेगा, निमोनिया विथ लंग एब्सेस। अभी उसके सामने कुछ इंस्ट्रक्शंस रहेगी, वो इंस्ट्रक्शन को हम लोगों को फॉलो करना है। फॉर एग्जांपल डैश रह सकती है उस कोड के सामने। डैश का मीनिंग सिंपल है, यानी वो कोड इनकम्प्लीट है। उस कोड को पूरा कंप्लीट करने के लिए हम लोगों को टैबुलर लिस्ट में जाना पड़ेगा। हम लोगों ने पार्ट 1 में देखा था अल्फ़ाबेटिक इंडेक्स क्या है और टैबुलर लिस्ट क्या है। ओके। और दूसरा इंस्ट्रक्शन ये भी रह सकता है, जो J85.1 है ना, वो सिंपल वैसे भी रह सकता है। ओके। उसके सामने डैश रहो या ना रहो, हम लोगों को उस कोड को टैबुलर लिस्ट में जाके देखना ही है, बिकॉज वहाँ पे भी कुछ इंस्ट्रक्शंस रहते हैं जिसे हमको फॉलो करना है। सपोज हम J85.1 को टैबुलर लिस्ट में देखेंगे तो हम लोगों को कुछ इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे। उसके नीचे एक्सक्लूड 1, एक्सक्लूड 2 भी रह सकता है, कोड एल्सो भी रह सकता है। मैक्सिमम हम लोगों ने ये बेसिक कंसेप्ट पार्ट 1 में कवर की है। उस पार्ट 1 को आप लोगों को एक बार देखना चाहिए। Second point of general coding guidelines is level of details in coding. इस पॉइंट को समझने के लिए 7th कैरेक्टर का कोड समझना बहुत ज़रूरी है। इसमें अभी जो फर्स्ट 3 कैरेक्टर दिए यस 53, वो इंडिकेट करता है हेडिंग ऑफ कैटेगरी। रिमेनिंग 5 to 1A ये सब डिवाइडेड है। इसमें इटियोलॉजी, लोकेशन, लैटरलिटी एंड एक्सटेंशन, डिफरेंट कंडीशन के लिए डिफरेंट सब कैटेगरीज हो सकती है। ये था 7th कैरेक्टर कोड।
अभी ये पॉइंट हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि चैप्टर स्पेसिफिक गाइडलाइंस में ये जैसे जैसे कंडीशंस को हम फाइंड करते जाएंगे वैसे वैसे आप लोगों को ये कोड समझ में आ जाएगा। जनरल कोडिंग गाइडलाइंस का थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ पॉइंट। अभी थर्ड पॉइंट, कोड और कोड्स फ्रॉम A00.0 थ्रू T88.9 Z00 टू Z99.8। अभी ये पॉइंट आईसीटी बुक में ये 00.0 से Z99.8 तक जितने भी कोड है उसमें डायग्नोसिस, सिम्टम्स, कंडीशंस, प्रॉब्लम्स, कंप्लेंट्स और अदर रीजंस ये सभी इंक्लूडेड है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, साइंस एंड सिम्टम्स। अभी आईसीटी बुक में चैप्टर नंबर 18 ये साइन एंड सिम्टम्स एंड अबनॉर्मल क्लिनिकल एंड लेबोरेटरी फाइंडिंग्स का चैप्टर है, जिसकी सीरीज स्टार्ट होती है R00.0 टू R99। इस चैप्टर की कुछ कुछ प्रोसेस में अलग अलग गाइडलाइंस रहती है जिसमें साइन एंड सिम्टम्स कोड नहीं करते। ये सभी चीज़ें हम लोग चैप्टर स्पेसिफिक गाइडलाइन में पढ़ने वाले। नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ, कंडीशंस दैट आर एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ डिसीज प्रोसेस। Sign and symptoms that are associated routinely with disease process should not be assigned as additional codes unless otherwise instructed by the classification. Next, sixth point, conditions that are not an integral part of disease process. Additional signs and symptoms that may not be associated routinely with a disease process should be coded when present. नेक्स्ट सेवंथ पॉइंट, मल्टीपल कोडिंग फॉर अ सिंगल कंडीशन। अभी इस पॉइंट में दो गाइडलाइंस दी है, एक यूज एडिशनल कोड और दूसरा कोड फर्स्ट। अभी जो यूज एडिशनल कोड है इसका यूज कैसे होता है। अभी सपोज कोई कंडीशन है, उस कंडीशन को फुल्ली डिस्क्राइब करने के लिए दो कोड की ज़रूरत पड़ती है। तो आईसीडी बुक में टेबुलर लिस्ट में सपोज D57 सिकल सेल डिसऑर्डर्स और उसके नीचे दिया है यूज एडिशनल कोड, ओके, एक्सक्लूड 1, ओके, देन D57.00, 01 एंड 02 ये तीन कोड के साथ साथ मेडिकल रिकॉर्ड में पेशेंट को फीवर भी है, तब हम लोग ये तीन कोड में से एक कोड देंगे, उसके साथ साथ R50.81 देंगे, ओके। देन उसके नीचे दिया है एक्सक्लूड 1 जो कि हम लोगों ने इसके पहले पढ़ा है। एक्सक्लूड नोट 1 जो है D58 वाली जो सीरीज़ है वो D57 के साथ नहीं जाएगी। D58 वाली जो सीरीज़ है एक्सक्लूड 1 में वो D57 के साथ नहीं जाएगी। नेक्स्ट कोड फर्स्ट। अभी ये कोड फर्स्ट की गाइडलाइन सिंपल है। सपोज J93.1 अदर स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स, J93.11 प्राइमरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स, J93.12 सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स। इस कोड के साथ साथ कोड फर्स्ट में जो अंडरलाइन कंडीशंस दी है, सपोज वो कंडीशंस आपके मेडिकल रिकॉर्ड को सपोर्ट कर रही है, तो फिर सबसे पहले हम अंडरलाइन कंडीशन यानी जो कोड फर्स्ट में दिए कोड्स है उसको प्राइमरी कोड करेंगे और जो ऊपर दी है 93.11 एंड 12 ये सेकेंडरी कोड करेंगे। Next, eighth point, acute and chronic conditions. If the same condition is described as both acute and chronic and separate sub-entries exist in the alphabetic index at the same indentation level, code both and sequence the acute code first. Okay, सबसे पहले सीक्वेंस में एक्यूट वाला कोड फर्स्ट देंगे। नेक्स्ट 9th पॉइंट, कॉम्बिनेशन कोड्स।
कॉम्बिनेशन कोड मीन्स सपोज पेशेंट को हाइपरटेंशन था और उसके साथ साथ सीकेडी भी हुआ है, क्रोनिक किडनी डिसीज, तो उसके लिए ये आईसीडी बुक में कॉम्बिनेशन कोड दिया है। ये एक गाइडलाइन है जो याद रखनी पड़ती है। जैसे हम चैप्टर स्पेसिफिक गाइडलाइंस लेंगे, चैप्टर वाइज कौन कौन सी इसमें कॉम्बिनेशन कोड आ रहे हैं वो याद रखेंगे। ओके, अभी फिलहाल तो सपोज पेशेंट को हाइपरटेंशन है और उसके साथ साथ सीकेडी है, तो उसके लिए ये I12 कॉम्बिनेशन कोड है। नेक्स्ट 10th पॉइंट सिक्वेला, इसका सिंबल है यस और इसका मीनिंग है लेट इफेक्ट। सिक्वेला मीन्स द रेसिडुअल इफेक्ट। ओके, सपोज कोई चीज़ 1 महीने पहले या 1 साल पहले हुई थी और उसकी वजह से ही अभी उसका इफेक्ट दिखा रहा है, उसको बोलते हैं सिक्वेला। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है स्कार फॉर्मेशन रिजल्टिंग फ्रॉम अ बर्न, deviated septum due to nasal fracture and infertility due to tubal occlusion from old tuberculosis। ओके, उसके फ्रैक्चर की और ट्यूबरकुलोसिस की वजह से स्कार हुआ है। अभी इसको कोड कैसे करना है? एज पर गाइडलाइन हम लोग कंडीशन और नेचर ऑफ द सिक्वेला को फर्स्ट कोड करेंगे और जो एक्चुअली सिक्वेला रहेगा, जो लेट इफेक्ट रहेगा, वो कोड हम सेकेंडरी देंगे। ये है सिक्वेला। नेक्स्ट 11th पॉइंट इम्पेंडिंग और थ्रेटेंड कंडीशन। इसके पहले हम लोगों ने निमोनिया विथ लंग एब्सेस का एग्जाम्पल देखा था। सेम कंडीशन किसी भी मेडिकल रिकॉर्ड में रहती है तो हम लोग मेन टर्म और सब टर्म का यूज़ करते हैं। ओके, जो कंडीशन है, सपोज मेन टर्म ही दी होती तो मेन टर्म ही हम लोग आइडेंटिफाई करते और उसके सामने वाला जो भी इंस्ट्रक्शन है, कोड है, वो टेबुलर लिस्ट में जाके देखते। यही सेम इंस्ट्रक्शन इस पॉइंट में दी है और इसकी प्रैक्टिस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर स्पेसिफिक गाइडलाइन में करने वाले हैं। नेक्स्ट 12th पॉइंट रिपोर्टिंग सेम डायग्नोसिस कोड मोर देन वंस। अभी मेडिकल रिकॉर्ड में सपोज रीजन फॉर इनकाउंटर दिया है और डायग्नोसिस दिया है, तो एक कंडीशन के लिए एक ही कोड जाएगा। बट कोई कोई केसेस में क्या होता है, दो सपोज लैटरलिटी रहती है, राइट हैंड लेफ्ट हैंड। ओके, समटाइम्स टू डिफरेंट कंडीशंस भी रह सकती है। ओके, तो ये एक कंडीशन के लिए दो कोड दे सकते हैं, यानी एक राइट हैंड का, एक लेफ्ट हैंड का। ओके, लेकिन आईसीडी बुक में मोस्ट ऑफ द कंडीशंस के लिए बायलैटरल कोड्स दिए हैं, यानी उसमें इंक्लूड लेफ्ट हैंड भी है और राइट हैंड भी है। तब उस समय पे हम राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड सेपरेट सेपरेट कोड नहीं करेंगे। ओके, एक ही कॉम्बिनेशन कोड करेंगे जो कि बायलैटरल वाला रहेगा। नेक्स्ट 13 पॉइंट लैटरलिटी। अभी प्रीवियस पॉइंट में हम लोगों ने देखा है राइट हैंड लेफ्ट हैंड लैटरलिटी है और उसका बायलैटरल कोड होगा, कॉम्बिनेशन कोड अवेलेबल होगा तो हम बायलैटरल वाला देंगे। ओके, सपोज मेडिकल रिकॉर्ड में फिजिशियन ने एक ही हाथ पे प्रोसीजर की है, सपोज लेफ्ट हैंड पे प्रोसीजर परफॉर्म की है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड वाला ही कोड करेंगे, राइट हैंड वाला नहीं करेंगे, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड वाला। ओके, नंबर 2, सपोज फिजिशियन ने लेफ्ट हैंड पे भी प्रोसीजर की है, राइट हैंड पे भी प्रोसीजर की है, लेकिन हमारे आईसीडी बुक में बायलैटरल वाला कोड नहीं है, तो तब हम लेफ्ट हैंड साइड के लिए एक कोड करेंगे और राइट हैंड साइड के लिए एक सेपरेट कोड करेंगे। ओके, यानी एक कंडीशन के लिए दो कोड जाएंगे, एक लेफ्ट हैंड के लिए और एक राइट हैंड के लिए। थर्ड पॉइंट, सपोज मेडिकल रिकॉर्ड में फिजिशियन ने लेफ्ट हैंड के लिए भी किया है, राइट हैंड के लिए भी किया है, लेकिन हमारे आईसीडी बुक में बायलैटरल कोड अवेलेबल है। ओके, टेबुलर लिस्ट में बायलैटरल कोड अवेलेबल है, तब हम लोग लेफ्ट हैंड के लिए और राइट हैंड के लिए सेपरेट कोड नहीं करेंगे, तब हम बायलैटरल कोड एक ही कॉम्बो कोड करेंगे। ओके, दोनों साइड के लिए, दोनों लैटरलिटी के लिए। सपोज
मेडिकल रिकॉर्ड में फिजिशियन ने हैंड पे प्रोसीजर परफॉर्म की है, लेकिन वहाँ पे मेंशन नहीं किया है कि राइट हैंड पे हुआ है कि लेफ्ट हैंड पे हुआ है, तब उस समय पे हम अनस्पेसिफाइड साइड वाला कोड करेंगे, उसके नीचे ही अवेलेबल रहेगा। ओके, यानी लेफ्ट हैंड के लिए एक सेपरेट कोड रहेगा, राइट हैंड के लिए एक सेपरेट कोड रहेगा, बायलैटरल के लिए एक सेपरेट कोड रहेगा, अनस्पेसिफाइड के लिए एक सेपरेट कोड रहेगा। आईसीटी बुक में टेबुलर लिस्ट में ऐसे दिखाई देगा T22.53 कोरोजन ऑफ फर्स्ट डिग्री ऑफ अपर आर्म। ओके, अभी अपर आर्म कौन सा, लेटरलिटी कौन सी है, जो ग्रीन कलर में दिया है राइट, लेफ्ट एंड येलो कलर में हाईलाइट किया है अनस्पेसिफाइड आर्म। ओके, बायलैटरल होता तो बायलैटरल इसी में नीचे पॉइंट रहता है। ओके, नेक्स्ट 14th पॉइंट, डॉक्यूमेंटेशन बाय क्लिनिशियंस अदर than the patient's provider. Code assignment is based on the documentation by patient provider. अभी पेशेंट प्रोवाइडर कौन है, जो एग्जामिनेशन कर रहा है पेशेंट का, उसकी लास्ट में रिपोर्ट के लास्ट में साइन रहेगी, उसको ही एक्चुअली पेमेंट जाता है। ओके, यहाँ पे सिंथेसिस में एक एग्जांपल दिया है, फिजिशियन और अदर क्वालिफाइड हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर लीगली अकाउंटेबल फॉर इस्टेब्लिशिंग द पेशेंट डायग्नोसिस। अभी न्यू पेशेंट क्या होता है और इस्टेब्लिश पेशेंट क्या होता है, यहाँ पे 3 ईयर का क्राइटेरिया रहता है। 3 ईयर में वो कोई भी पेशेंट फर्स्ट टाइम क्लिनिक को विजिट कर रहा है, उस पेशेंट को बोलते हैं हम न्यू पेशेंट। 3 ईयर के अंदर में वही पेशेंट दोबारा उस क्लिनिक को विजिट कर रहा है, उस प्रोवाइडर के पास जा रहा है, तो हम उसे बोलेंगे इस्टेब्लिश्ड पेशेंट। सपोज अभी कोई एक पेशेंट है जिसे एमडी देख रहा है, एमडी यानी पेशेंट प्रोवाइडर देख रहा है, तो पॉसिबल नहीं कि एमडी खुद स्मॉल एग्जामिनेशन खुद परफॉर्म करे, तो उसमें नर्स का भी इन्वॉल्वमेंट रह सकता है। फॉर एग्जांपल नर्स ने प्रेशर अल्सर स्टेज किया होगा, कोई डाइट्रिशियन होगा जिसने बीएमआई परफॉर्म किया होगा, कोई क्लिनिशियन होगा जिसने एनआईएस स्ट्रोक स्केल परफॉर्म किया होगा, कोई इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन होगा जिसने कोमा स्केल परफॉर्म किया होगा। ये सभी एग्जामिनेशन must be documented by the patient provider. Suppose if there is conflicting medical record documentation either from the same clinician or different clinician, the patient attending provider should be queried for clarification. Okay? अभी कोड करते समय BMI, कोमा स्केल, NIHSS कोड्स और कैटेगरी जो है Z55 टू Z65, ये सभी कोड्स, सभी कंडीशंस प्राइमरी नहीं जाएंगे, ये सेकेंडरी जाते हैं। नेक्स्ट 15th, 16th एंड 17th पॉइंट। 15th पॉइंट, सिंड्रोम्स follow the alphabetic index guideline when coding syndromes. In the absence of alphabetic index guidelines, assign codes for the documented manifestation of the syndrome. Additional code for manifestation that are not integral part of disease process may also be assigned when the condition doesn't have a unique code. Next 16th point, documentations of complications of care. Code assignment is based on the provider's documentation. Means जो भी हम कोड असाइन करेंगे वो प्रोवाइडर डॉक्यूमेंटेशन के बेस पे ही असाइन करेंगे। सपोज मेडिकल रिकॉर्ड में फिजिशियन ने क्लियरली कॉम्प्लिकेशन मेंशन नहीं किए, मीन्स कोई सर्जरी हुई है और उसके साथ साथ कुछ कॉम्प्लिकेशंस है, फिर भी फिजिशियन ने प्रॉपरली और क्लियरली डॉक्यूमेंटेशन में मेंशन नहीं किया है, तब मीन्स इंडिकेशंस इन द डॉक्यूमेंटेशन दैट इट इज़ अ कॉम्प्लिकेशन, क्वेरी द प्रोवाइडर फॉर क्लैरिफिकेशन
if the complication is not clearly documented. Next, 17th point, borderline diagnosis. It is called borderline because doctor previously thought that it was on the border between two different disorders, neurosis and psychosis. But these terms are no longer used to describe mental illness. It is sometimes called emotionally unstable personality disorder. Whenever the documentation is unclear regarding to borderline condition, coders are encouraged to query for clarification. Next, 18th point, use of signs, symptoms and unspecified codes. अभी मेडिकल रिकॉर्ड सपोज साइन एंड सिम्टम्स को सपोर्ट कर रहा है और अनस्पेसिफाइड साइट्स को भी सपोर्ट कर रहा है, तो हम लोग कोड कर सकते हैं. नेक्स्ट 19th पॉइंट, यूज ऑफ एक्सटर्नल कॉज ऑफ मॉर्बिडिटी कोड्स. अभी ये जो कोड्स है ये प्राइमरी कोड्स कभी नहीं जाते, यानी ये प्रिंसिपल डायग्नोसिस नहीं है. ओके, अभी एक्सटर्नल कॉज यानी क्या, सपोज कोई एक्सीडेंट हुआ है तो वो क्यों हुआ है, किस रीज़न से हुआ है. ओके, प्लेस क्या था, इंटेंट क्या था, इंटेंशन क्या था उसका, एक्टिविटी क्या थी, स्टेटस क्या था, ये सभी चीज़ों के कोड हम लोगों को करना पड़ता है. अभी सपोज द एक्सटर्नल कॉज ऑफ मॉर्बिडिटी कोड्स कैप्चर हाउ द इंजुरी और हेल्थ कंडीशन हैपेंड, दैट इज कॉल्ड कॉज. द इंटेंट, unintentional or accidental or intentional, such as suicide or assault. Okay, then place, where the event occur. Okay, then activity of the patient at the time of the event, यानी उस समय पे क्या कर रहा था, यानी बाइक चला रहा था. एंड द स्टेटस, पर्सन स्टेटस, सिविलियन है, मिलिट्रियन है, क्या है वो. ओके, ये सभी कोड हम लोगों को सीक्वेंस वाइज करने पड़ते हैं. अभी इसका सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंसिंग में सबसे पहले हम कॉज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, इफ एनी इंजुरी ऑकर एज अ रिजल्ट ऑफ बिल्डिंग कोलैप्स ड्यूरिंग द hurricane, external cause code for the both hurricane and building collapse, okay, should be assigned, with the external cause code for hurricane being sequenced as the first. जनरली इसका सीक्वेंस कॉज फर्स्ट किया जाता है, देन इंटेंशन, देन प्लेस, देन एक्टिविटी एंड देन स्टेटस. एक्चुअली ये सीक्वेंस सेम ऐसा ही रहता है. X37.0 ये इस टाइप का कोड रहता है, W सीरीज़ वाला रहता है, Y सीरीज़ वाला रहता है, X सीरीज़ वाला रहता है. मेरे ख्याल से आप लोगों को वीडियो को पॉज करके या आपके पास बुक होगी तो 19 पॉइंट ज़रूर पढ़िएगा. ओके फ्रेंड्स, फाइनली जनरल कोडिंग गाइडलाइंस का ये पार्ट 2 भी कंप्लीट हुआ है. फ्रेंड्स, इसमें अभी मैंने कुछ पॉइंट शॉर्ट में एक्सप्लेन किए, बिकॉज नेक्स्ट आने वाला जो थर्ड पार्ट है उसमें चैप्टर स्पेसिफिक कोडिंग गाइडलाइन एक्सप्लेन करने वाले हैं. जब हम चैप्टर स्पेसिफिक यानी चैप्टर वाइज हम एक्सप्लेन करेंगे तब उसमें ये सभी गाइडलाइंस सभी पॉइंट्स कवर होने वाले हैं, यानी रिपीटेड यूज़ करने वाले हैं. उस समय ये वाले सभी पॉइंट्स आपके दिमाग में आ जाएंगे. ओके, और थैंक यू फॉर प्रीवियस पार्ट 1. आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, RCM साइकिल को भी बहुत सपोर्ट किया, और जो कंपनी वाइज मैंने वीडियोस बनाए उसको भी आप बहुत प्यार दे रहे हो. इसके लिए ये दिल से धन्यवाद, थैंक यू. और सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करके रखिए. आने वाले जो वीडियोस है वो सभी वीडियोस की सीरीज़ हमारे करियर के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है. सो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिए और शेयर भी करिए. नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी वीडियोस की लिंक्स अवेलेबल है, वहाँ पे जाके आप डायरेक्टली देख सकते हो. ओके, थैंक यू वेरी मच.